दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। नमस्कार दोस्तों, आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि पहलगाम के पाकिस्तानी आतंकियों को कब मौत के घाट उतारा जाएगा। ऑपरेशन महादेव के जरिए हमारे जाबाज सुरक्षा एजेंसियों ने पहलगाम के 3 पाकिस्तानी आतंकी सुलेमान, अफगान, जिब्रान को जहन्नुम भेज दिया गया है। जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। पहलगाम की बैसारन वैली, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इस टूरिस्ट स्पॉट पर एक खौफनाक आतंकी हमला हुआ जिसे देखकर पूरे देश के लोगों की रूह कांप गई। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की जानें चली गई और कई सारे लोग बुरी तरह से घायल भी हो गए थे। मृतकों में से सभी 26 लोगों में मेल सभी थे। इस हाई एल्टीट्यूड लोकेशन पर केवल पैदल या खच्चर पर बैठकर पहुंचा जा सकता था, इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। इस आतंकी हमले में लोगों को उनके धर्म के आधार पर टारगेट किया गया। एक विक्टिम मुस्लिम थे, सैयद आदिल हुसैन शाह, जो पहलगाम के लोकल थे। वो वहां खच्चर चलाने का काम करते थे। इसके अलावा एक क्रिश्चियन थे। बाकी जो 24 लोग मारे गए सब हिंदू थे, जो अलग अलग जगह से आए हुए टूरिस्ट थे। हरियाणा के 26 साल के इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट विनय नारवाल की केवल 6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। ये अपनी पत्नी के साथ वहां हनीमून मनाने आए थे। एक वीडियो में इन्हें कहते हुए सुना गया कि ये भूल भेल पूरी खा रहे थे। तभी एक आदमी आया और कहा कि शायद ये मुस्लिम नहीं है। तभी उसे तुरंत गोली मार दिया गया। कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कुछ ऐसा ही कहा पुणे की HR प्रोफेशनल आशा वरी ने। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने दूर से आतंकियों को फायरिंग करते हुए देखा तो सुरक्षा की लिहाज से वो एक टेंट में चले आए, लेकिन आतंकी वहां भी चले आए। उनके फादर को कलमा पढ़ने को कहा। जब उनके पिता कलमा नहीं पढ़ पाए तो उनको गोली मार दिया। मदद के लिए वहां कोई नहीं था, ना पुलिस थी ना आर्मी थी। 20 मिनट के बाद इंडियन आर्मी वहां पहुंची और सभी को रेस्क्यू किया गया। जो लोग वहां खच्चर लेकर आए थे यात्रियों को, उन्होंने काफी यात्रियों को बचाने की कोशिश की। तो बहुत सारे घोड़े वालों ने भी मतलब घोड़े पे लेके गया था, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंधे पे उनको उठाया है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। पाकिस्तानी बेस आतंकी ग्रुप लश्कर तैयबा का एक शैडो ग्रुप TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। 2 साल पहले जब TRF ने कश्मीर के पत्रकारों को धमकियां दी थी, तब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसे UAPA के अंतर्गत एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया था। TRF आतंकवादी संगठन के मेंबर शेख सज्जाद गुल को आतंकवादी घोषित किया गया था। इंटेलिजेंस असेसमेंट के मुताबिक ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी भी इसके साजिशकर्ताओं में से एक है। आई विटनेस के स्टेटमेंट के आधार पर जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने अटैक करने वाले पाकिस्तानी आतंकियों के स्केच भी जारी कर दिए थे। एक सरकारी सोर्स ने द हिंदू को बताया कि हमलावरों में 2 ऐसे कश्मीरी युवाओं के होने का शक है जो 2018 में पाकिस्तान चले गए थे। अनंतनाग का आदिल गुरी और पुलवामा का एहसान। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है कि विदेशों से घुसपैठ भी आते हैं। घुसपैठ भी आतंकवादियों के रूप में आते हैं। आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, BSF सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है। ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? कोई भी समझदार इंसान और कोई भी समझदार बच्चा ये समझ सकता है कि देश की सुरक्षा चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है। तो सवाल उसी से पूछा जाना चाहिए। एक के बाद एक आतंकी अटैक हुए जा रहे हैं।
लेकिन देश के गोदी मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि सरकार से वह सवाल कर सके। इसीलिए हम सरकार चुनते हैं कि वो मुल्क चलाए। आप लोग सरकार, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस सक्षम है इस तरह की पेस्ट कंट्रोल के लिए, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे। मैं चाहता हूं कि अगर मेरा बच्चा घर से बाहर निकले तो बेखौफ घूमे, कहीं भी, कभी भी, ट्रेन में, बस में, कहीं भी। गोदी मीडिया एंकर में इतनी सिंपल बात पूछने की हिम्मत नहीं है कि जिस जगह पर इतने सारे टूरिस्ट जमा थे वहां पर प्रॉपर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। विनय नारवाल की बहन ने हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी से चीख चीख कर रोते हुए कहा कि हमारे भाई 1.5 घंटे तक जिंदा थे, अगर वहां सिक्योरिटी होती तो उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन वहां कोई नहीं। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था, कोई नहीं आया वहाँ पे। कोई सुविधा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई पुलिस नहीं। जरा मोटा-मोटा नेता आवे, कोई वीआईपी माथे पाछળ કેટલી ગાડી પર हेलीकॉप्टर। गोदी मीडिया से इससे कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी और उनके परिवार के लिए हाईएस्ट लेवल का जेड प्लस सिक्योरिटी कवर है, जिसमें कुल 55 सिक्योरिटी, जिसमें 10 से ज्यादा हाईली ट्रेंड एनएसजी कमांडो है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार मुकेश के बेटे अनंत अंबानी की घड़ी की कीमत 65 करोड़ से ज्यादा है। नीता अंबानी के नेकलेस की कीमत 500 करोड़ है। अनंत अंबानी के शादी में खर्चा हुआ 5000 करोड़ से भी ज्यादा, लेकिन सिक्योरिटी में इन्हें चाहिए सरकारी खर्चे पर ट्रेंड किए गए हाईली ट्रेंड एनएसजी कमांडो। हम लोगों के टैक्स के पैसे से ट्रेंड किए गए एनएसजी कमांडो देश के सेठ सेलिब्रिटी नेता को Y+Z+ सिक्योरिटी कवर्स मिल रहे हैं। मुझे मुकेश अंबानी सेलिब्रिटी नेता के सिक्योरिटी कवर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आम लोगों को यहाँ मिल रहा है क्या। और कुछ लोग कहेंगे कि वीआईपी नेता, बिजनेसमैन, फिल्म स्टार देश के लिए जरूरी है, इसीलिए उनके लिए ज्यादा सिक्योरिटी कवर जस्टिफाइड है। लेकिन पहलगाम हमले में जो आम इंसान मारे गए वो भी तो अपने परिवार के लिए उतने ही जरूरी है ना। उनकी पत्नी, बच्चे, उनके माँ बाप के लिए तो वही दुनिया है। सवाल यहाँ सरकार से पूछा जाना चाहिए कि आम लोगों की जान यहाँ इतनी सस्ती क्यों है। कभी आतंकी हमले में मारे जाते हैं, कभी ट्रेन दुर्घटना में मारे जाते हैं, कभी प्लेन दुर्घटना में, कभी भगदड़ में, कभी पुल टूटने से, कभी किसी की गाड़ी के नीचे आकर मारे जाते हैं। आम लोगों की सुरक्षा की बात हो तो सरकार कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी देने की चिंता करने लगती है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि इस आतंकी हमले के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। अच्छी बात है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह के हमले दोबारा ना हो। लेकिन इसके साथ सवाल यह है कि सरकार के पास कोई भी सलूशन इस तरह के हमले रोकने का है क्या? आपकी सरकार एश्योरेंस दे सकती है कि फिर इस तरह के आतंकी हमले भविष्य में नहीं होंगे? बात यहाँ यह है दोस्तों, कोई सरकार यहाँ इतनी जहमत क्यों उठाएगी किसी सॉल्यूशन के लिए, जब यहाँ गोदी मीडिया सरकार के सभी फेलियर को अचीवमेंट की तरह दिखा रही है। पहलगाम अटैक के सारे पाकिस्तानी आतंकी बाइसरैन के पास जंगलों में घात लगाकर बैठे थे हमला करने के लिए। पहलगाम का लोकेशन यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर उबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते से ट्रैक करते हुए आप जाते हो तो करीब 1 घंटे लगते हैं। और आप इस गेट से अंदर एंट्री करते हो तो अंदर बड़ा सा ग्रीन मैदान दिखता है। इसी के आसपास जंगलों में आतंकवादी घात लगाकर बैठे थे हमला करने के लिए। एक यहाँ से एंट्री एग्जिट गेट है, एक यहाँ पर एंट्री एग्जिट गेट है, बाकी चारों तरफ से फेंसिंग हो रखी है। यहाँ पर सिक्योरिटी अमरनाथ यात्रा के समय प्रोवाइड कराई जाती है। बाकी के टाइम यहाँ सिक्योरिटी तभी आती है जब टूर ऑपरेटर या होटल वाले इन्फॉर्म करते हैं अथॉरिटी को कि टूरिस्ट ज्यादा हो गए हैं तो फिर आते हैं। इसके बाद 22 अप्रैल का दिन स्टार्ट होता है। 9 बजे बाइसरैन वैली की एंट्री स्टार्ट हो जाती है और पहलगाम के अलग अलग होटलों से टूरिस्ट बाइसरैन वैली पहुंचना शुरू करते हैं। बाइसरैन वैली के मेन गेट से टिकट ले लेकर अंदर एंट्री लेना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके 1000 टिकट बिक चुके थे।
यानी कि बैसारन वैली के अंदर 1000 लोग पहुंच चुकी थी। इसके बाद दोपहर के 1:30 बजे लगभग 400 टूरिस्ट बचे थे बैसारन वैली के अंदर और बाकी टूरिस्ट घूम घाम कर वापस चले गए थे। किसी भी टूरिस्ट को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। इसके 15 मिनट बाद 1:45 पर पहलगाम का आतंकवादी सुलेमान घुसता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि कौन आतंकवादी किस तरफ से घुसा, लेकिन ये कंफर्म है कि सुलेमान, अफगान, जिब्रान ये तीनों वहां पर बंदूकें चलाई थी। इस तरह एक आतंकवादी कश्मीरी फायरन पहनकर ग्राउंड के अंदर एंट्री करता है और गन को अंदर छुपा रखा था और आराम से ये पब्लिक के बीच में घुसकर एंट्री एग्जिट गेट की तरफ जाने लगता है और जैसे ही एंट्री एग्जिट गेट पर पहुंचता है तो ये बंदूक निकालकर हवा में फायरिंग करने लगता है ताकि भीड़ एंट्री एग्जिट गेट की तरफ भागने लगे। जैसे ही भीड़ एंट्री एग्जिट गेट पर इकट्ठा होने लगती है तो वहीं साइड से जंगलों की तरफ से फेंस की बाउंड्री से कूदकर 2 आतंकवादी मिलिट्री ट्रैक सूट पहनकर गन लेकर खड़े हो जाते हैं। पब्लिक सोच रही थी कि ये सिक्योरिटी वाले हैं और दूसरी तरफ के लोगों को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। वो आराम से जिप लाइनिंग वगैरह कर रहे थे। जब भीड़ गेट पर पहुंच जाती है तो वो दोनों आतंकवादी जो थे, जिनको लोग सिक्योरिटी वाले समझ रहे थे, वो भी गोली चलाना स्टार्ट कर देते हैं। ये सारी भीड़ को, ये भेलपुरी और चाय वाले की दुकान थी, उसके पास भीड़ को इकट्ठा करते हैं, औरतों और आदमियों को अलग करते हैं। उसके बाद ये आदमियों से पूछते हैं कि इसमें से कौन मुस्लिम नहीं है। जो लोग अपने आप को मुस्लिम बताते हैं उनसे कलमा पढ़वाते हैं। देवाशीष भट्टाचार्य के पास जैसे ही आतंकवादी आए, उन्होंने कलमा पढ़ दिया तो उनको आतंकवादियों ने छोड़ दिया। कुछ लोगों की पैंट तक उतरवाई गई। जो लोग हिंदू थे उन्हें क्लोज रेंज से ऑन स्पॉट गोली मार दिया गया। इसी टाइम पर आदिल हुसैन पोनी राइडर था जो टूरिस्ट को घुमाने लेकर आया था। जब आदिल के एक टूरिस्ट को आतंकवादी गोली मार देता है तो आतंकियों से आदिल राइफल छीनने लगता है, जिससे आतंकवादी ने आदिल को 3 गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। आतंकियों के बॉडी पर गोप्रो कैमरा लगे हुए थे। ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहे थे और जिन लोगों की जानें चली गई थी उनके साथ ये सेल्फी लेकर अपने फोन में रख रहे थे। इस पाकिस्तानी आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई। उनके नाम ये हैं। मारे गए लोगों में सभी 26 के 26 पुरुष थे। फेंस की दीवार कूदकर जंगलों में ये लोग भाग गए। इन पाकिस्तानी आतंकियों को और उनके ठिकानों को नस्तनाबूद करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। पाकिस्तान की मिलिट्री आतंकियों को पनाह देती है और असलहा और फंडिंग को मुहैया कराती है। इस बात में आपको रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तानी मिलिट्री कितनी हानिकारक है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला होता है। पाकिस्तान हमेशा की तरह डिनाई करता है कि उसका इसमें कोई भी रोल था, लेकिन हमले के 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन TRF इसकी जिम्मेवारी लेता है। बड़ा सिंपल सा फैक्ट जो बहुत से पाकिस्तानी आतंकियों को हजम नहीं हो रहा है कि ये बात सच है कि पाकिस्तानी आतंकियों ने ही एक हमला करवाया था। इंटरनेशनल सोर्सेज भी आपको यही बता रहे हैं, लोग कह रहे हैं, राइटर्स भी यही कह रहे हैं, अल जजीरा भी यही कह रहा है। A separatist group which calls itself the Kashmir Resistance or the Resistance Front has claimed responsibility for the worst assault on civilians in the region in nearly 2 decades. लेकिन हमले के कुछ दिन बाद TRF पहलगाम हमले की जिम्मेवारी से मुकर गया। TRF को हमले की जिम्मेदारी वापस लेने के लिए पाकिस्तान की सरकार और मिलिट्री फोर्स करती है हमले की जिम्मेवारी वापस लेने के लिए, क्योंकि इस हमले के खिलाफ जम्मू एंड कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे थे। हमले की जिम्मेवारी वापस लेते वक्त TRF कहता है कि हमारे ऊपर साइबर अटैक हुआ था। जो हमले की जिम्मेवारी का पोस्ट डाला गया था वो हमने नहीं डाला था, किसी ने हैक कर लिया था हमारे अकाउंट को। ये दोगला पाकिस्तान अपने स्टेटमेंट में कहता है कि हम सस्पेक्ट करते हैं कि इंडियन साइबर इंटेलिजेंस ऑपरेटिव ने हमारा अकाउंट हैक कर लिया था। इसी समय पाकिस्तान सरकार और मिलिट्री के द्वारा झूठ फैलाया जाता है
कि ये जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी कि इंडिया ये हमला खुद करवाया था, ऐसा दोगले पाकिस्तान का कहना था। This is something orchestrated, you know. We suspect, very strongly suspect that this was a false flag operation. ये सब दोगला 23 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के एक स्पेशल ब्रीफिंग में कहा जाता है कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर आतंकी समर्थन करना बंद नहीं करता तब तक हम 1960 इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं। Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. यहां पर बात यह है कि पाकिस्तान की 80% खेती, 33% हाइड्रो पावर, इंडस बेसिन के पानी पर डिपेंडेंसी रहती है। अगर भारत सिंधु झेलम चेनाब नदी के पानी को कम कर देता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये करने के लिए भारत को जरूरत होगी भारी स्टोरेज डैम और डायवर्जन कैनाल की। इसके अलावा इंडिया फ्लड फ्लो डाटा शेयर करना बंद कर सकता है। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने कहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकती। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। कुछ और कड़े और बड़े फैसले लिए गए हैं, जैसे अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है। Atari Wagah border has been closed for the people. Here I am at the Atari Wagah border and for the travelers it has been closed. इसके अलावा इंडिया ने पाकिस्तान से सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। इंडियन पोर्ट पर पाकिस्तानी जहाजों का एक्सेस ब्लॉक कर दिया गया है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जाता है। पाकिस्तान के 9 अलग अलग आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जाता है। पहली जगह जिसे टारगेट किया गया मुरीदके में मरकज तैयबा, जो हाफिज सईद का हेडक्वार्टर है। हाफिज सईद जिसे साल 2008 में यूनाइटेड नेशन ने आतंकवादी घोषित कर चुका है। 2012 में अमेरिका ने इस पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा था। यही जगह आतंकी ग्रुप लश्कर तैयबा का नर्व सेंटर है। दूसरी जगह जिसे टारगेट किया गया मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर में है। यह मसूद अजहर का बेस है। इसे भी साल 2019 में यूनाइटेड नेशन ने टेररिस्ट के लिस्ट में डाला था। यह जगह जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। तीसरी साइड साइदना बिलाल कैंप जो मुजफ्फराबाद में स्थित है। यहाँ पर लश्कर और जैश ए मोहम्मद के रिक्रूट को यहाँ पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग देता है। चौथी साइट मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप, यहाँ पर पहलगाम के आतंकियों की ट्रेनिंग हुई थी। बाकी 5 साइट ऐसी हैं, कोई आतंकियों का इनिशियल सेंटर है तो कोई डॉक्ट्रिनेशन सेंटर है। ये सब ऐसी जगह है जहां पर तैयारियां की जाती हैं आतंकी हमला करने की। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian life. ऐसे आतंकी हमले जिसमें न सिर्फ इंडियन मारे जाते हैं बल्कि पाकिस्तानी लोग खुद भी मारे जाते हैं। पेशावर स्कूल मैसकर याद है 2014 का वो दिल दहला देने वाली आतंकी घटना जहां कम से कम 132 मासूम बच्चों की जानें चली गईं। The latest on that school tragedy in Pakistan, the death toll from the Taliban's horrifying attack topping 140, almost all of them young students. पाकिस्तान देश के ही एक ऐसी आतंकी संगठन टीटीपी ने इस आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी। एक ऐसी जगह पाकिस्तान जहां आतंक का अड्डा बन गया हो तो वहां पर खुद के बच्चे भी अनसेफ होंगे ही। मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया।
मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब के अंदर? इंसानियत दुश्मन हिंदू और सिख, मतलब इनकी नजर में ये पहले ही बना हुआ है कि हिंदू और सिख जो होते हैं वो इंसानियत दुश्मन होते हैं। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. That was a mistake, and we suffered for that. वो कहानी आपने सुनी होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। ऑपरेशन सिंदूर के बदले में पाकिस्तान इंडिया के सिविलियंस एरिया पर अटैक करता है। पाकिस्तानी सेलिंग की वजह से पुंछ में कई सारे सिविलियंस मारे जाते हैं। इसके बाद शुरू होते हैं ड्रोन्स अटैक। करीब 300 से 400 ड्रोन से अटैक किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा भारत के सिविलियंस एरिया पर। लेह से लेकर गुजरात के सरक्रीक तक 36 लोकेशन पर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जाती है। यहां इंडिया के मिलिट्री बेसेस को टारगेट किया जाता है, लेकिन इंडियन डिफेंस फोर्सेस इन ड्रोनों को शूट डाउन करने में सक्सेसफुल होते हैं। डीजीएमओ ब्रीफिंग में इन टूटे फूटे ड्रोन्स का रैकेज दिखाया जाता है और वहां से हमें पता चलता है कि टर्की के YIHA और सोनगार ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान ने चाइनीज वर्जन के PL-15 मिसाइल का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन इंडिया ने इस पाकिस्तानी एरियर अटैक को सिर्फ 23 मिनट में फॉयल कर दिया और इसके लिए हमने इस्तेमाल किए रशियन ओरिजिन के S-400 टाइप ग्राउंड पर मौजूद एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो आने वाली मिसाइल से हमें बचाती है। इंडिया में इसे सुदर्शन चक्र करके रेफर किया जाता है। इसके अलावा हमने इस्तेमाल किया बैरक 8 मिसाइल सिस्टम जिसे इंडिया और इजराइल ने मिलकर बनाया है और हमने इस्तेमाल किया आकाश का जो इंडिया का होम ड्रोन सिस्टम है। इसे DRDO के द्वारा डेवलप किया गया था। इससे हमें साइंस की अहमियत की पता चलती है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी चाहे जितनी बंडलबाजी कर लें कि वो पर्ची निकालकर रक्षा मंत्री की मदद कर सकते हैं। और हम तो भारत के रक्षा मंत्री को भी कहेंगे कि आप हमारी शक्ति का देखो, हम ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं, पर हमारे पास जो चेतना है आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा। लेकिन वास्तव में हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो चीजें काम में आती हैं वो साइंस की मदद से बने ये डिफेंस सिस्टम है। 8-9 मई को श्रीनगर एयरपोर्ट के पास एक ब्लास्ट सुनाई देता है। तांधार, उरी, मेंधार, राजौरी, अखनूर, उधमपुर इन इलाकों में बॉर्डर के गांव में फायरिंग और मोर्टार दागे जाते हैं। फिरोजपुर में सिविलियंस एरिया को भी टारगेट किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। इसके रिस्पांस में इंडिया ने 4 आर्म्ड ड्रोन लॉन्च किए। इसमें से एक ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार को डिस्ट्रॉय कर दिया। पाकिस्तान के पसरूर और सियालकोट के एविएशन बेस पर रडार साइट को काफी भारी डैमेज किया गया। रहीम यार खान एयरबेस पर एक रनवे को नॉन ऑपरेशनल कर दिया जाता है जब उस पर बम गिरता है। ये न्यूयॉर्क टाइम के रिपोर्ट में कंफर्म किया गया है। इंडिया के द्वारा किए गए प्रिसीजन स्ट्राइक में रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस, सरगोधा एयरबेस, भोलारी एयरबेस, जकोकाबाद एयरबेस पर एक्सटेंसिव डैमेज किया जाता है। पाकिस्तान के झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि 5 राफेल जेट को शूट डाउन किया गया है, लेकिन इंडिया ने इसे मना कर दिया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। At this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. इंडिया के द्वारा किए गए स्ट्राइक में बहुत सारे आतंकी मारे गए। इंडियन डिफेंस फोर्सेस के अनुसार इसमें हाई प्रोफाइल नाम आते हैं। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि इन आतंकियों के फ्यूनरल में कौन कौन से लोग शामिल हुए। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल फैजिया हुसैन शाह, मेजर जनरल राव इमरान सरताज, ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शब्बीर, डॉक्टर उस्मान अनवर रिटायर्ड जनरल ऑफ पुलिस, मलिक मोहम्मद बैच ये पाकिस्तान असेंबली में मेंबर हैं।
इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि कानूनी मंत्री और पुलिस के आईजी आतंकियों के फ्यूनरल में शामिल हो रहे हैं। सामने जो प्रेयर्स पढ़ रहा है वो हाफिज अब्दुल रऊफ लश्कर तैयबा का आतंकी है। जब इंडिया की तरफ से ये फोटो दिखाया गया तो पाकिस्तान के बड़े नेता बड़ी बेशर्मी से कहा कि ये तो रिलीजियस फिगर है, कॉमन फैमिली मैन है। ये दोगला पाकिस्तान झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने धर्म पूछकर रैंडम इनोसेंट लोगों पर टारगेट किया। माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को। यूएसए है, जर्मनी है, जापान है। ये कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं? हमारी जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। इस आतंकी हमले में विनय नारवाल मारे गए। उनके स्मृति में एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कराया गया, जहां उनकी वाइफ हिमांशी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह इन्होंने कहा कि जो पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दीजिए, लेकिन हम नहीं चाहते कि इसमें सभी मुसलमानों को और सभी कश्मीरियों को टारगेट किया जाए। People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. क्या गलत कहा? यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन कुछ नफरतखोर लोग हिमांशी नारवाल को डिफेम करने लगे। सोशल मीडिया पर ऐसी भद्दी भद्दी बातें कही गई जिनकी बात मैं इस वीडियो में कर भी नहीं सकता। इस नफरत की आग में हमारी डिफेंस फोर्सेस भी नहीं बच पाई। कर्नल सोफिया कुरैशी सीनियर आर्मी ऑफिसर हैं। उनके पिता और दादा भी इंडियन आर्मी में थे। उनके पति भी इंडियन आर्मी में कर्नल हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी विक्रम मिस्री विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ मिलकर दुनिया के सामने भारत की बात रखी। लेकिन बीजेपी नेता विजय शाह ने, जो मध्य प्रदेश में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर हैं, इन्होंने कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन कहा। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। इसके बाद बीजेपी नेता विजय शाह के खिलाफ हाई कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर दर्ज किया गया, लेकिन पुलिस ढंग से एफआईआर दर्ज नहीं किया। उसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट फटकार लगाते हुए कहा कि वो वायरल स्पीच जिसके खिलाफ बवाल मचा हुआ है वो कंटेंट इस एफआईआर में क्यों नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा इसे हम मॉनिटर करेंगे। यहाँ केवल कर्नल सोफिया कुरैशी ही नहीं बल्कि विक्रम मिस्री भी नफरती टोल के निशाने पर आए, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने सरकार के डिसीजन को अनाउंस किया। Both sides would stop all firing and military action. उनकी बेटी को भी ढूंढ कर टारगेट किया गया इस सोशल मीडिया ट्रोल्स के द्वारा। सोच कर देखो, देश के फॉरेन सेक्रेटरी को अपना सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट करना पड़ रहा है ट्रोल्स की वजह से। जो लोग अपने ही देश के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, देश को अंदर से बांटने की कोशिश करते हैं, इस तरह की कट्टरवादी सोच किसी भी देश के लिए एक दीमक की तरह है जो देश को अंदर से खोखला कर देता है। 10 मई को शाम में इंडिया पाकिस्तान युद्ध में सीज फायर हो जाता है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री बताते हैं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे देश के डीजीएमओ को 3:35 पर कॉल किया था। इस कॉल पर दोनों साइड पर सहमति जताते हैं कि शाम को 5 बजे से लैंड, एयर, सी हर जगह से फायरिंग और मिलिट्री एक्शन को रोक दिया जाएगा और एक सीज फायर हो जाएगा। लेकिन पब्लिक को सबसे पहले सीज फायर के बारे में डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू पता चलता है। ट्रंप कहते हैं कि रात भर टॉक्स चली जिन्हें अमेरिका ने मीडिएट किया, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए तैयार हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि युद्ध रोकने के लिए किसी देश ने नहीं कहा। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। ऑपरेशन सिंदूर जारी है।
पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर के वायलेशन को करना चालू कर दिया। पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है। कभी भी इस दोगले पाकिस्तान की सरकार और आर्मी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी सोच आतंकी है। आतंकवादी अपने या किसी भी देश के सगे नहीं हो सकते। सालों से जिस पाकिस्तानी सियासत ने अपनी जमीन पर आतंकवाद को सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर किया है, उसकी हरकत अचानक से बंद हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. That was a mistake, and we suffered for that. ऑपरेशन महादेव के जरिए पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जिम्मेवार आतंकियों को मार गिराया गया। लंबे समय से इन आतंकियों की तलाश जारी थी। जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अब्बास और जिब्रान, 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। आप सभी के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि 3 महीने तक ये आतंकवादी 40 किलोमीटर की रेंज में रहे। इतने सर्च करने के बाद ये कैसे बचे हुए थे, कैसे संभव हुआ और हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इन्हें कैसे इतने दिनों तक पकड़ नहीं पाई। इस बार पाकिस्तान की मिलिट्री के अंदर जो अल्ट्रा सेट यूज होते हैं वो देकर भेजा गया था आतंकियों को कश्मीर के अंदर। हुआई एक चाइनीज कंपनी है जो इंडिया के अंदर बैंड है। हुआई चाइनीज कंपनी ने कुछ स्मार्टफोन लॉन्च किए थे, मेट 60 प्रो, P60 सीरीज और नोवा 11 अल्ट्रा। इस अल्ट्रा सेट में खास बात यह थी कि ये लोकेशन को डाइवर्ट कर देता था ताकि इसको पकड़ा ना जा सके। इसमें इन्होंने इंटरनल सैटेलाइट एंटीना और एक स्पेशलाइज्ड चिप डाल दी थी। ऐसा बनाने का उद्देश्य ये था कि अगर किसी यूजर को इमरजेंसी हो और इंटरनेट ना हो तो वो इस फोन्स को चाइनीज के Tiantong-1 सैटेलाइट नेटवर्क, जिसको चाइना टेलीकॉम मैनेज करता है, उससे कनेक्ट करके वॉइस, टेक्स्ट, वीडियो चैट ये कर सकेंगे बिना इंटरनेट के। बेसिकली एक नॉर्मल फोन्स को सैटेलाइट फोन में कन्वर्ट कर दिया गया और इन्हीं अल्ट्रा सेट को यूज में लाया गया अपग्रेड करके। पहलगाम की पूरी प्लानिंग में यहाँ तक कि हमले वाले दिन भी यही अल्ट्रा सेट यूज हो रहे थे। ये पकड़ में इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि जब मूसा और अली भाई जैसे आतंकवादी कश्मीर में बैठकर कम्युनिकेशन कर रहे थे तो उस टाइम हो ये रहा था कि मिलिट्री ग्रेड इनक्रिप्टेड सिग्नल इंडियन सेलुलर सर्विलांस सिस्टम को बाईपास करके चाइना के सैटेलाइट का इस्तेमाल करते थे और फिर उसके थ्रू जो पाकिस्तान में जो सर्वर है वहां पर सिग्नल जाते थे, जिससे इनका कम्युनिकेशन ट्रेस ही नहीं हो पा रहा था। इसीलिए ये पकड़ में ही नहीं आ रहे थे। और कश्मीर के जंगलों में रास्ते ढूंढने के लिए एक नेविगेशन ऐप का यूज किया गया जिसका नाम है एल्पाइन क्वेस्ट, जिसको ट्रैकर नेविगेशन के लिए बिना इंटरनेट के ऑफलाइन यूज करते हैं और गूगल मैप की तरह पहाड़ों पर नेविगेशन करते हैं। पिछले 3 महीने से ये पाकिस्तानी आतंकवादी अपना सैटेलाइट फोन बंद करके जंगलों में छिपे हुए थे। 26 जुलाई को पहली बार 3 महीने बाद इनका सिग्नल ट्रेस हुआ श्रीनगर में महादेव पहाड़ी के पास।
ऑपरेशन महादेव के तहत मारे गए आतंकी सुलेमान उर्फ फैजल जट अफगान जिब्रान के पास से एक अमेरिकी M4 कार्बाइन, 2 AK-47, 17 राइफल ग्रेनेड और कुछ संदिग्ध सामान मिले। जो स्केच जारी हुआ था उसमें से मारे गए आतंकवादियों में कोई नहीं है। हम सभी देशवासियों को हमारे देश के सुरक्षा एजेंसियों पर गर्व है। हमारे देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर पहलगाम के आतंकवादियों को जहन्नुम भेज दिया। भारतीय एकता जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों।